हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं पूजा यादव, मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC नाइट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके आगे बढ़ें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में निशुल्क हॉस्टल वार्डन का टॉपिक वाइज क्विज के माध्यम से तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आप सब भी जुड़कर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दिया गया है। बिल्कुल आप सब जुड़कर हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, छात्रावास प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रों को पढ़ाई में सहायता करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। छात्रावास प्रबंधन का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक आवास प्रदान करना है ताकि वे अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें और उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। छात्रावास में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए, भोजन। ऑप्शन बी, आवास। ऑप्शन सी है स्वच्छता। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। छात्रावास में छात्रों को भोजन, आवास, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वे अच्छे स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जी सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जाती है। कौन सी कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन ए है चेतावनी। ऑप्शन बी है जुर्माना। ऑप्शन सी है निलंबन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी भी दिया जाता है, जुर्माना भी दिया जाता है और निलंबन भी किया जाता है। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर छात्रों को चेतावनी, जुर्माना या निलंबन जैसी विभिन्न कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास प्रबंधन में रेजिडेंट एडवाइजर की भूमिका क्या होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है छात्रों को पढ़ाना। ऑप्शन बी है छात्रावास के दिन प्रतिदिन के कागजात की निगरानी करना। ऑप्शन सी है भोजन का प्रबंध करना। ऑप्शन डी है किताबें वितरित करना। ऑप्शन बी सही है, छात्रावास के दिन प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी करना। रेजिडेंट एडवाइजर छात्रावास के सामान्य संचालन, छात्रों की समस्याओं को हल करने और नियमित गतिविधियों की निगरानी का काम करता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में सुसज्जित रूम का प्रमुख लाभ क्या होता है। छात्रावास में सुसज्जित रूम का प्रमुख लाभ क्या होता है। ऑप्शन ए है छात्रों की सुविधा। ऑप्शन बी है ऊर्जा की बचत। ऑप्शन सी है अधिक स्थान। ऑप्शन डी है सुरक्षा। ऑप्शन ए सही है, छात्रों की सुविधा। सुसज्जित रूम छात्रों की सुविधा और आराम को प्राथमिकता देते हैं जिससे उनकी पढ़ाई और दैनिक जीवन आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है छात्रों। ऑप्शन बी है छात्रावास प्रबंधन। ऑप्शन सी है सफाई कर्मचारी। ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। स्वच्छता बनाए रखने में सभी की भूमिका होती है जिसमें छात्रों, प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों की भागीदारी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास प्रबंधन में ग्राउंड्स कीपिंग का क्या मतलब होता है। छात्रावास प्रबंधन में ग्राउंड्स कीपिंग का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है भौतिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव। ऑप्शन बी है छात्रों के आपसी संबंधों का प्रबंधन। ऑप्शन सी है खान पान का प्रबंधन। ऑप्शन डी है स्कूल की कक्षाओं का प्रबंधन। ऑप्शन ए सही है, भौतिक बुनियादी ढांचे का रखरखाव। ग्राउंड्स कीपिंग का मतलब होता है छात्रावास के भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे कि लॉन, बगीचे और अन्य बाहरी क्षेत्रों का रखरखाव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होती है? छात्रावास को अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए है अनुशासन समिति, ऑप्शन बी है पुस्तकालय समिति, ऑप्शन सी है भोजन समिति, ऑप्शन डी है खेल समिति। ऑप्शन ए सही है, अनुशासन समिति। अनुशासन समिति छात्रावास में नियमों और मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रावास में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है? छात्रावास में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन ए है एक हेल्थ सेंटर के माध्यम से, ऑप्शन बी है नजदीकी अस्पताल के सहयोग से, ऑप्शन सी है केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ, ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। ऑप्शन डी सही है, सभी उपरोक्त। छात्रावास में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध हेल्थ सेंटर, नजदीकी अस्पतालों के साथ सहयोग और प्राथमिक उपचार की सुविधा के माध्यम से किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास प्रबंधन के लिए किस प्रकार के बजट की आवश्यकता होती है? छात्रावास प्रबंधन के लिए किस प्रकार की बजट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है परिचालन बजट, ऑप्शन बी है निर्माण बजट, ऑप्शन सी है आपातकालीन बजट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। छात्रावास प्रबंधन के लिए परिचालन बजट की भी जरूरत होती है, निर्माण बजट की भी जरूरत होती है, आपातकालीन बजट की भी जरूरत होती है। छात्रावास प्रबंधन के लिए परिचालन बजट, निर्माण बजट और आपातकालीन बजट की आवश्यकता होती है ताकि सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अप्रत्याशित खर्चों को संभाला जा सके, इसलिए छात्रावास प्रबंधन के लिए बजट की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लागत में कमी, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ऑप्शन सी है मूल्य सृजन, ऑप्शन डी है प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन सी सही है, मूल्य सृजन। नवाचार का मुख्य उद्देश्य नया मूल्य सृजन करना है जिससे ग्राहक की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके और व्यवसाय की आय बढ़े। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार के किस प्रकार को उत्पाद नवाचार कहा जाता है? ऑप्शन ए नई प्रक्रियाओं का विकास, ऑप्शन बी नए उत्पादों की डिजाइन और निर्माण, ऑप्शन सी नए विपणन दृष्टिकोण, ऑप्शन डी नई सेवाओं का परिचय। ऑप्शन बी सही है, नए उत्पादों की डिजाइन और निर्माण। उत्पाद नवाचार का मतलब नए या बेहतर उत्पादों का डिजाइन और निर्माण करना है जो बाजार में एक नया विकल्प प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार की प्रक्रिया में प्रोटोटाइप का क्या महत्व है? ऑप्शन ए उत्पाद की अंतिम कीमत तय करने में, ऑप्शन बी विचारों को वास्तविक रूप देने में, ऑप्शन सी ग्राहक सेवा सुधारने में, ऑप्शन डी विपणन रणनीति बनाने में। ऑप्शन बी सही है, विचारों को वास्तविक रूप देने में। प्रोटोटाइप नवाचार की प्रक्रिया में विचारों को वास्तविक कामकाजी मॉडल में बदलने के लिए महत्वपूर्ण होता है जिससे परीक्षण और सुधार संभव होते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर मैं इसका PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवाचार के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या होता है? ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है छोटे सुधार, ऑप्शन बी नए बिजनेस मॉडल, ऑप्शन सी मौजूदा उत्पाद में मामूली बदलाव, ऑप्शन डी है मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन। ऑप्शन डी सही है, मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन। ब्रेक थ्रू इनोवेशन मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जो पूरी तरह से नए बाजार या उत्पाद श्रेणियों उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपन इनोवेशन का क्या मतलब होता है? ओपन इनोवेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए केवल इन हाउस नवाचार, ऑप्शन बी बाहरी विचारों और सहयोग का उपयोग, ऑप्शन सी केवल नए उत्पादों का विकास, ऑप्शन डी केवल लागत कटौती। ऑप्शन बी सही है, बाहरी विचारों और सहयोग का उपयोग। ओपन इनोवेशन का मतलब बाहरी विचारों, तकनीकों और सहयोग का उपयोग करके नवाचार प्रक्रिया को संवर्धित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाचार के क्षेत्र में कस्टमर ड्रिवन इनोवेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है ग्राहकों के लिए नए उत्पाद विकसित करना, ऑप्शन बी है ग्राहक शिकायतों का समाधान करना,
ऑप्शन सी है ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर नवाचार करना। ऑप्शन डी है ग्राहक सेवा में सुधार करना। ऑप्शन सी सही है, ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर नवाचार करना। कस्टमर ड्रिवन इनोवेशन ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों और समस्याओं के आधार पर नवाचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजाइन थिंकिंग का क्या महत्व है? डिजाइन थिंकिंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है प्रक्रिया सुधार। ऑप्शन बी है ग्राहक केंद्रित समाधान। ऑप्शन सी लागत में कमी। ऑप्शन डी तकनीकी उन्नति। ऑप्शन बी सही है, ग्राहक केंद्रित समाधान। डिजाइन थिंकिंग का महत्व ग्राहक केंद्रित समाधान प्रदान करने में है, जो उपयोगकर्ता की समस्याओं को समझकर और उनका समाधान निकालकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्विस इनोवेशन में क्या शामिल होता है? सर्विस इनोवेशन में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए नई सेवाओं का विकास। ऑप्शन बी केवल उत्पाद की गुणवत्ता सुधार। ऑप्शन सी लागत में कमी। ऑप्शन डी है केवल विपणन रणनीतियों का बदलाव। ऑप्शन ए सही है, नई सेवाओं का विकास। सर्विस इनोवेशन का मतलब नई सेवाओं का विकास और मौजूदा सेवाओं को बेहतर बनाना है, जो ग्राहकों को अनुभव और बेहतर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल नवाचार किस क्षेत्र में किया जाता है? डिजिटल नवाचार किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन बी केवल उत्पाद निर्माण। ऑप्शन सी है केवल तकनीकी सुधार। ऑप्शन डी है डिजिटल तकनीक और प्लेटफॉर्म। ऑप्शन डी सही है, डिजिटल तकनीक और प्लेटफॉर्म। डिजिटल नवाचार डिजिटल तकनीक और प्लेटफॉर्मों में सुधार और नए अवसरों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवाचार प्रबंधन में बूटस्ट्रैपिंग क्या है? बूटस्ट्रैपिंग क्या है? ऑप्शन ए है बाहरी निवेश प्राप्त करना। ऑप्शन बी है स्वयं के समाधानों का उपयोग करना। ऑप्शन सी है बड़ी कंपनियों में सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन डी है सरकारी सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन बी सही है, स्वयं के संसाधनों का उपयोग करना। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब नवाचार या व्यवसाय के लिए स्वयं के सीमित संसाधनों का उपयोग करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा के स्तर में सुधार। ऑप्शन बी है शिक्षा की लागत कम करना। ऑप्शन सी है शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना, लागत को कम करना और शिक्षक प्रशिक्षण के सुधार करना, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2005। ऑप्शन बी 2008। ऑप्शन सी 2009। ऑप्शन डी है 2010। ऑप्शन सी सही है, 2009। आरटीई एक्ट 2009 में लागू हुआ था, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2000। ऑप्शन बी है 2001। ऑप्शन सी है 2002। ऑप्शन डी है 2003। ऑप्शन बी सही है, 2001। संपूर्ण शिक्षा की शुरुआत 2001 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम का कौन सा भाग सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन ए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। ऑप्शन बी है स्कूल की सभी कक्षाओं को 100% क्षमता में रखना। ऑप्शन सी है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए सही है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। स्कूल शिक्षा अधिकार अधिनियम सरकारी स्कूलों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणवत्ता शिक्षा के लिए बोर्ड की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की जाती है? ऑप्शन ए है शिक्षा का स्तर बढ़ाना। ऑप्शन बी है शिक्षक वेतन में सुधार। ऑप्शन सी है निजी स्कूलों की निगरानी। ऑप्शन डी है सरकारी स्कूलों का निर्माण। ऑप्शन ए सही है, शिक्षा का स्तर बढ़ाना। गुणवत्ता शिक्षा के लिए बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार और मानकों को बनाए रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय की मान्यता और नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी है UGC, ऑप्शन सी है NCTE, ऑप्शन डी है CBSE। ऑप्शन बी सही है UGC। उच्च शिक्षा अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय की मान्यता और नियंत्रण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी केवल विदेशी पाठ्यक्रमों को अपनाना, ऑप्शन डी केवल विदेशी शिक्षकों की नियुक्ति। ऑप्शन बी सही है, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजी स्कूलों की विनियमितीकरण अधिनियम का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है सरकारी स्कूलों की विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है केवल शैक्षणिक सामग्री को अपडेट करना, ऑप्शन डी है केवल निजी स्कूलों के निर्माण पर ध्यान देना। ऑप्शन ए सही है, निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर को नियंत्रित करना। निजी स्कूलों की विनियमितीकरण अधिनियम का उद्देश्य निजी स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर और उनकी मानक संचालन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रतिदिन स्कूल जाना, ऑप्शन बी शिक्षण सामग्री का सही उपयोग, ऑप्शन सी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन डी है अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेना। ऑप्शन सी सही है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए स्कूलों के निर्माण में मदद करना, ऑप्शन बी शिक्षा नीतियों और योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन, ऑप्शन सी है केवल शिक्षकों के वेतन में निगरानी, ऑप्शन डी केवल स्कूल बुक्स का वितरण। ऑप्शन बी सही है, शिक्षा नीतियों और योजनाओं का विकास और क्रियान्वयन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के माध्यम से शिक्षा का क्या प्रमुख लाभ है? खेल के माध्यम से शिक्षा का क्या प्रमुख लाभ है? ऑप्शन ए शारीरिक फिटनेस में सुधार, ऑप्शन बी मानसिक तनाव कम करना, ऑप्शन सी है सामाजिक कौशल का विकास, ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। ऑप्शन डी सही है, सभी उपरोक्त। खेल शिक्षा के माध्यम से शारीरिक फिटनेस, मानसिक तनाव में कमी और सामाजिक कौशल जैसे कई लाभ मिलते हैं जो समग्र विकास में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? खेल शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए केवल खेल कौशल में सुधार, ऑप्शन बी शारीरिक शिक्षा के साथ शैक्षणिक ज्ञान को जोड़ना, ऑप्शन सी है केवल प्रतियोगिताएं आयोजित करना, ऑप्शन डी है खेल की सामग्री का वितरण। ऑप्शन बी सही है, शारीरिक शिक्षा के साथ शैक्षणिक ज्ञान को जोड़ना। खेल शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा और शैक्षणिक ज्ञान को जोड़ना होता है जिससे बच्चों का समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की गतिविधियां खेल शिक्षा का हिस्सा होती है? ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधियां, ऑप्शन बी मानसिक खेल, ऑप्शन सी है सामाजिक खेल, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। ऑप्शन डी सही है, सभी उपरोक्त। खेल शिक्षा में शारीरिक गतिविधियां, मानसिक खेल और सामाजिक खेल सभी शामिल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशल और विकास को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के विकास के कौन से क्षेत्र में आते हैं, है ना? खेल और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों के विकास के कौन से क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी है मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी है सभी उपरोक्त। ऑप्शन डी सही है, सभी उपरोक्त। खेल और शारीरिक शिक्षा छात्रों के शारीरिक, मानसिक
और सामाजिक विकास में योगदान करती है, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल में टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत पुरस्कार पाने के लिए, ऑप्शन बी प्रतियोगिता जीतने के लिए, ऑप्शन सी समूह के भीतर सहयोग और सामंजस्य बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है केवल खेल की तकनीक सीखने के लिए। ऑप्शन सी सही है, समूह के भीतर सहयोग और सामंजस्य बढ़ाने के लिए। खेल में टीम वर्क का महत्व समूह के भीतर सहयोग, सामंजस्य और एकता को बढ़ाना है, जो सामूहिक सफलता को संभव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल में नियमित खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस खेल में नियमित खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है योग, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन डी है गाना। ऑप्शन बी सही है, योग। योग में नियमित खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है खेल प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी है खेल की सुविधाओं और अवसरों को सुधारना, ऑप्शन सी है खेल के नियमों को कठोर बनाना, ऑप्शन डी है केवल खेल की सामग्री की खरीद। ऑप्शन बी सही है, खेल की सुविधाओं और अवसरों को सुधारना। खेल की नीति का मुख्य उद्देश्य खेल की सुविधाओं और अवसरों को सुधारना होता है, जिससे खिलाड़ियों और छात्रों को बेहतर संसाधन और अवसर मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खेल विशेष रूप से मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है? कौन सा ऐसा खेल है जो मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है? ऑप्शन ए है फुटबॉल, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन सी है तैराकी। ऑप्शन सी सही है, शतरंज। शतरंज मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह सोचने की क्षमता, रणनीति और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा बेछंदों की एंडोरेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? ऑप्शन ए लंबी दौड़, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी योग। ऑप्शन ए सही है, लंबी दौड़। लंबी दौड़ शारीरिक शिक्षा के एंडोरेंस धैर्य क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह शारीरिक सहनशीलता को सुधारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेल और शिक्षा के मिश्रण का प्रमुख लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए खेल की बेहतर गुणवत्ता, ऑप्शन बी है शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, ऑप्शन सी खेलों में पुरस्कार प्राप्त करना, ऑप्शन डी है केवल स्वास्थ्य लाभ। ऑप्शन बी सही है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। खेल और शिक्षा के मिश्रण का प्रमुख लाभ शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, क्योंकि यह छात्रों की समग्र क्षमता और संतुलित विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।